जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह है रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 नई बुक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण यह नई सिलेबस पे आधारित है। सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो री एग्जाम हो रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस टोटल 20 सेट है। आपको जैसे मैं बताया हूँ कि 10 दिनों में कंप्लीट करूंगा, तो 10 दिनों में कंप्लीट होगी दोस्तों। और जस्ट अब एक बात बता दूं आपको कि जैसे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया अभी तक 9 सेट प्रैक्टिस। ओके, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा, अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। ये 10 कंप्लीट होने जा रही है। आज अभी हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 10। इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण है सेशन। और अपना कमेंट जो है दोस्तों, सब अपना कमेंट में और जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और जैसे ये 10 कंप्लीट होगी, क्या आप इसका मैराथन क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिख कर जरूर भेजें। यदि इसका मैराथन क्लास चाहते हैं, यहाँ 10 तक मतलब 1000 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलेंगे, है ना। एक में 100 है, मतलब 10 सीधे आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे एक वीडियो में। तो वैसा यदि आप चाहते हैं कि हाँ सर एक ही वीडियो में लेकर आइए मैराथन, फिर महा मैराथन लेके आइए 20 सीरीज का, तो वो भी यदि आप यस कमेंट करेंगे। तो यदि नो कमेंट करते हैं तो इसका मैराथन क्लासेस नहीं आएगी। तो आपके ऊपर है, कमेंट आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए, आज जो होगी दोस्तों संडे को, आपको बता दें यूनिक पब्लिकेशन भी आने वाली है। यूनिक पब्लिकेशन का भी मैं कराने वाला हूँ सेट प्रैक्टिस। अति महत्वपूर्ण वो अभी सेट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 10 है। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं सेट नंबर 10 को, क्या है इसमें क्वेश्चन। तो आप देखेंगे पहले इसमें प्रश्न क्या बन रहा है। कह रहा है यदि तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल की तरफ जाए तो चमक क्या होगी। बताना है, मतलब बढ़ेगी फिर घटेगी, मतलब घटेगी बढ़ेगी स्थिर रहेगी, क्या होगी। तो देखिए, जो बैगनी से लाल की तरफ जाए ना दोस्तों तरंग दैर्घ्य, तो ये पता है क्या होती है, पहले जो बढ़ती है उसके बाद क्या घटती है। तो करेक्ट आंसर तो ए बनेगा इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बात जानिएगा कि प्रकाश की एक जो चमक होती है वो 550, कितना 550 nm, यानी कहिए तो इसको 550 गुने 10 नैनोमीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, है ना। 10 के पावर 10, 10 के पावर 9 मीटर है तक पहले बढ़ती है ना। और फिर क्या होती है, घटने लगती है, डिक्रीज होना शुरू कर देती है। एक तरह से एग्जांपल आप समझिएगा तो ऐसे है, मतलब ग्राफ जैसे हमने ये ड्रॉ करा ना, तो यहाँ से ये बढ़ रही है, उसके बाद जो है ये घटना स्टार्ट हो जाती है ऐसे। ओके, और तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी से लाल तक क्या होता है, बढ़ता है। तो सापेक्ष चाल चमक का जो है अधिकतम मान कितना होता है, 555 नैनोमीटर पर अधिकतम पहुंचता है, और फिर वहां से घटना स्टार्ट हो जाता है। और सीएनजी का उपयोग मुख्यतः क्या चीज में हम लोग करते हैं बताइएगा। सीएनजी का तो मुख्यतः हम लोग वाहनों में करते हैं ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर तरलीय अवस्था में परिवर्तन करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बताइए क्या होगा। तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर सी, शून्य होगा। अभिकेंद्रीय जो बल होता है विस्थापन के बीच कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए वर्क इक्वल क्या होगा, वर्क इक्वल एफ एस कॉस 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो अभिकेंद्रीय बल यानी एफ सी इक्वल क्या होगा, एम भी का होल स्क्वायर बाई आर, यह होता है। एफ सी इक्वल क्या होता है, एम भी का होल स्क्वायर बाई आर होता है। मतलब यह बल जो होगा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर क्या होता है, आरोपित होता है ना। यह एक क्या है, वास्तविक बल है। और वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय। क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय, जो बाहर से लगता है। लेकिन जो अंदर की ओर लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय, है ना। अंदर भीतर आए मतलब सीधे याद रखिए अभी, है ना। जब बाहर जाए तो अप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होगा बताइएगा। ए यहाँ है और बी, इसके बीच का जो है प्रतिरोध आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप वेरी सिंपल में बता सकते हैं, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस आप निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा 1 ओम है पहले, ठीक है, प्लस करिए कितना है 3/3, सीधे रखिए 3/3 ओम, प्लस कितना है फिर 1 ओम है,
सभी को ऐड करिए, 2 ओम प्लस 1 यानी 3 ओम। तो ये श्रृंखलाबद्ध श्रेणी का था, है ना। अब श्रृंखलाबद्ध के लिए हमने फाइंड कर रखा। अब समानांतर श्रेणी के लिए फाइंड करोगे तो कैसे निकलता है, 1/r प्लस 1/r2 होता है ना। तो यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, 3 आ गया। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये कैसा है, ये हमारा है श्रृंखलाबद्ध में, इसलिए हमने ऐसे ऐड करा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण जो है निर्भर नहीं करता है, किस पर नहीं करता है बताइए। तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर बी, पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पर जो है वह क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। तो आंसर बनेगा हमारा करेक्ट आंसर बी। आप जो गुरुत्वीय त्वरण होती है वो क्या होता है, इक्वल में होता है Gm/r² होता है, और स्मॉल जी की वैल्यू होती कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण निर्भर किस पे करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर, केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बराबर द्रव्यमान की दो पिंडें क्रमशः 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के वेग से चल रही है ना, 3v और 2v के वेग से चल रही है, तो उनकी गतिज ऊर्जा हमें पता करना है। यहाँ पे वेलोसिटी है v से मतलब, तो उनकी गतिज ऊर्जा के बारे में हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए हम लोग बताते हैं क्या होगा। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या है, हाफ ऑफ mv² होता है। तो दे रखा है पहला का 3a² मतलब 9 और दूसरा का 4, यानी सीधे से रखना दीजिए 9/4, और v² तो रहेगा ही रहेगा, यानी 9:4। ऑप्शन सीधे बी दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, किसी चलती हुई बस से उतने ही उतरने वाला कोई यात्री जो है बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए है। यदि बस ऐसे चल रही है तो आपको भी ऐसे ही कूद के उतरना पड़ता है, आखिर ये क्यों, तो यह किसके लिए है ये बताना है, मतलब ये किस गति नियम के कारण बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा गति के जड़त्व के कारण होता है ना। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान का जो स्पर्श करने के बाद आपकी जो पैर जो है विरामावस्था में आ जाते हैं ना, और इसका बाकी का शरीर जो है गति के जड़त्व के कारण जो है गतिमान अवस्था में ही रहता है। तो यह न्यूटन का प्रथम गति नियम का जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व जो है किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु जो है अपनी अवस्था क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। गाड़ी के अचानक चल देने पर व्यक्ति क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं ना, और पेड़ को हिलाने पर फल नीचे गिरना, यह विराम का जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन का पहला गति नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा, और दूसरा से क्या मिलता है, बल का व्यंजक यानी F=ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन मिलता है। और तीसरा तो पता है आपको कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ जो है 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले दो लैंप समानांतर क्रम में जोड़ता है। समानांतर क्रम मतलब समझ रहे हैं ना कि 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, है ना, ये याद रखें समानांतर क्रम। तो वो जोड़ती है, इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है ना। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए, आपको पता है कि पावर इक्वल होता क्या है, पावर इक्वल होता है ना v²/r। पावर इक्वल यही ना होता है, v²/r। वह दर जिसमें विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के अन्य रूप में व्यय होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो पावर इक्वल क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क बाई टाइम, यानी VI इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, VI इक्वल लिख सकते हैं I²R, या फिर इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, V²/r लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीधे से P इक्वल V²/r। और शक्ति का मात्रक होता क्या बताइएगा, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट कह सकते हैं ना। और विद्युत जो है शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट या फिर मेगावाट बोल सकते हैं, या फिर हॉर्स पावर बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किलोवाट होता है ना। और हॉर्स पावर के बहुत सारे रूप हैं इसका, आप देखिएगा जैसे मैकेनिकल हॉर्स पावर है, एक मैकेनिकल हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 745.7 वाट होता है। और
जो मैट्रिक हॉर्स पावर होती है, मैट्रिक हॉर्स पावर इक्वल कितना वाट होता है, तो 735.4587 वाट होता है ना। और यदि आप जानिएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक हॉर्स पावर इक्वल क्या होता है, तो ये होता है 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3 डायोप्टर है ना। वह निष्कर्ष निकालेगा कि प्रकाशीय तंत्र क्या है। बताइए वो क्या निकालेगा, तो वह उत्तल लेंस, मतलब लेंस जो होगी वह उत्तल होगी, लेकिन दर्पण जो होगी अवतल होगी। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा छोटा बड़ा आकार के समान हो जाता है ना। और उत्तल लेंस जो होता है, जब वस्तु जो है फोकस पर तथा प्रकाश के केंद्र के मध्य में स्थिर रहता है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही आभासी सीधी आकार और बड़ा बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, तो दोनों एक ही संयोजक है, तो उत्पन्न यौगिक क्या कहलाएंगे। इसे जो दो हमारा एलिमेंट है, इसे बना जो एक नया यौगिक होगा दोनों को कॉम्बिनेशन से, वो कौन सा यौगिक होगा आपको बताना है। पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। तो धनात्मक के लिए पॉजिटिव लिंक करते हैं और ऋणात्मक के लिए माइनस करते हैं। तो आपको खुद दिख रहा होगा, धनात्मक मतलब सबसे पहले प्लस चाहिए, फिर बाद में ऋणात्मक मतलब माइनस चाहिए। सीधे आंसर ए बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बीच में कोई दूसरा सिंबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इसमें क्या कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं। और कैसा है, वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ पे बैठाते हैं। कितने व्यक्ति हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं, 1 2 4 और 2 6 व्यक्ति। अब देखें यहाँ पे कह रहा है क्या कि वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। चलिए हम लोग वेंडिल को वी से डिनोट करते हैं, लिएंडर को एल से। वेंडिल जो है कहाँ पे है, वेंडिल, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर से चौथे स्थान पे है, लिएंडर के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, यानी लिएंडर यहाँ पे, तब तो दाईं स्थान से इधर काउंट 1 2 3, एक चौथे स्थान पे आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें क्या कि माइकल, माइकल जो है वेंडिल, वेंडिल के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। वेंडिल के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, माइकल मतलब यहाँ पे होंगे, तभी तो इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पे होंगे ना। और गंधार जो है माइकल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, माइकल यहाँ पे है, ये माइकल इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पे होगा गंधार। ठीक है, गंधार यहाँ पे आ गया। अब बोला क्या जा रहा है कि योगिता गंधार के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है। योगिता गंधार के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे बैठा दीजिए योगिता को। यहाँ योगिता आ गई गंधार के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। अब क्या एक बच गया लास्ट, ये बोल क्या, रॉकी वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में है। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए हम लोग, इनका नाम है रॉकी, आर से, रॉकी भाई नहीं, रॉकी है यहाँ पे। अब तो योगिता के ठीक बगल में है, तो हमें बताना है लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन है। लिएंडर और वेंडिल के बीच में तो एक ही तो दिख रही है, ये जी, जी से किसका हम लोग नाम पकड़े थे, तो जी से गंधार, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका इमेज एरर है, बताइएगा इसमें। यहाँ पे आपका दर्पण दिया है, तो ये कैसा फॉर्मेशन बनेगा आप खुद देखकर बता दोगे, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा वाला बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा बनेगा, बताइए ऑप्शन। करेक्ट आंसर बन रहा है, सीधे से देखे ना आप, ये जो है इधर आ जाएगा है ना, पीछे आ जाएगा। तो पीछे इसमें भी है, ये तो होगा नहीं, पीछे नहीं है, इसमें भी है, लेकिन यह जो है इधर नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। और यह जो है इधर, अब ए और बी में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आप देखो कैसे इसका कंफ्यूजन दूर होता है। ये जो है इधर घूमेगी, ठीक है इधर घूमी, ये भी इधर घूमी, बट देखो आप जो है बीच में खाली है और ये बीच में भरा हुआ है ना, इसका जो फूल है यहाँ पे, ये बीच में खाली है ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके कुछ बना हुआ, लेकिन ये तो ऐसे पूरा फुल फिल कर दिया, तो इसलिए ये भी कैंसिल। आंसर होना होना क्या बना, आंसर ए। देखिए अगला प्रश्न क्या बना है, यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है और कितने अक्षर जो है स्थान को अपवर्तित रखते हैं, ये हमें देख के बताना है।
तो देखिए पहले जैसे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, आप खुद देखो, सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताइए, एफ आएगा, उसके बाद एफ, उसके बाद एल, ओ, आर, डब्ल्यू और वाई, और फिर इस वर्ड को लिख दो आप, क्या है, पहले एफ है, पहले एफ, फिर एल, ओ, डब्ल्यू, ई, आर, वाई। अब देखिए कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित मतलब नहीं बदले हैं, मतलब वो अपना वही स्थान पे रहे हैं। तो आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्थान है, सिर्फ एक वाई है, वाई अपने ही स्थान पे है और कोई नहीं है, यानी कितना परिवर्तित हुआ, मात्र एक हुआ है। तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। अब देखिए सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो देखिए मदर सेड टू नवीन, मदर ने कहा है किससे, नवीन से, बोर्ड द ट्रेन नाउ। तो इसका आंसर बनेगा क्या बताइएगा। देखिए इसका सही जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो हम लोग क्या बनाएंगे कि मदर टोल्ड नवीन टू। इसके बाद क्या बनेगा, तो टू से सीधे से मतलब है कि ये नहीं होगा आपका और ऑप्शन ए नहीं होगा, मतलब कि अभी बच गया हमारे पास बी और डी बच गया है ना। मदर टोल्ड टू नवीन और मदर टोल्ड टू नवीन, बोर्ड द ट्रेन देन या फिर नाव। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे यदि आप याद किए होंगे कि इस नाव को भी कुछ में चेंज किया जाता है क्या, किया जाता है, हाँ या ना, तो बिल्कुल किया जाता है। तो सीधे से ये नाव का नाव नहीं रहेगा, यानी ये भी कैंसिल हुआ, तो हमारा बनेगा मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है हमारा, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, मतलब वह स्थान जहाँ पे क्या किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, किसको, पिग कहने का मतलब है सुअर, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, जो वहां पे पकड़ा जाता है या रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं उस प्लेस को, तो उस प्लेस को कहा जाता है स्टेई। क्या बोलते हैं, स्टेई। स्टेई मतलब क्या होता है, सुअर बारा, मतलब कि जहाँ पे सुअर रहते हैं, रखा जाता है ना। जैसे कुत्तों का घर को क्या कहते हैं, कैनल बोलते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे शेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे शेड मतलब होता है सायबान, मतलब छप्पर कही एक तरह से, है ना। लेकिन यहाँ पे करेक्ट क्या होगा आंसर, स्टे होगा, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है। अगला देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन है इसमें इनकरेक्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सी इसमें इनकरेक्ट निकलती है। अब देखोगे कारपेंटर बिल्कुल सही है, डेंटिस्ट बिल्कुल ये गलत है। तो डेंटिस्ट का क्या होना चाहिए, देखिए डेंटिस्ट का होना चाहिए DENTIST, है ना, क्या होना चाहिए, डेंटिस्ट। तो अब देखो खुद क्या इसमें गलत हो रही है, जिसका सही होगा हमारा डेंटिस्ट, हम लोग ऐसे लिखा हुआ ना, मतलब ये सेम ऐसे ही लिखा हुआ, इसका होना चाहिए था ऐसे, DENTIST, बस ये होना चाहिए डेंटिस्ट, है ना। ना कि इसमें ई कहाँ से लाएगा, ये ई नहीं चाहिए हमें ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर बी, डेंटिस्ट मतलब क्या होता है, दांत का डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड, मतलब कि क्या है, एक किताब और पेपर जो है, जो लिखा हुआ है किससे, हाथ से लिखा हुआ है ना। तो देखिए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिखित है, क्या बोलेंगे उसे, मैन्युस्क्रिप्ट। आंसर बनेगा करेक्ट सी। अगला देखिए, चूज द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, अप्रेंट। अप्रेंट का हमें साइनोनिम बताना है। अप्रेंट का होता क्या है साइनोनिम, अप्रेंट मतलब तो पहले जानेंगे होता क्या है। अप्रेंट मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका एक और वर्ड ऐसा ही मिलता जुलता कौन सा है, ऑब्वियस। आंसर बनेगा बी, इसका मतलब ही होता है स्पष्ट, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। क्या है, डी लाइन, डेड लाइन, है ना। तो डेड लाइन मतलब होता है क्या है, हमें पहले तो ये जानना होगा, डेड लाइन मीन्स सीमा रेखा, है ना। और इसका सिमिलर वर्ड हमें बताना है, इसका मतलब क्या होगा बताइए। तो आंसर बनेगा लिमिटेड। आंसर क्या बन जाएगा, लिमिटेड, आंसर ए होगा, मतलब सीमित। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें हमें बताना है कौन सी गलत वर्ड है, चूज करके बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला ही हमका आंसर गलत मिल गया, इम्ब्रेसमेंट। इम्ब्रेसमेंट में जो होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इम्ब्रेसमेंट मतलब होता है घबराहट या उलझन। तो देखिए इम्ब्रेसमेंट का होता है EMBARRA,
IMBRASSMENT, इम्ब्रेसमेंट ये होता है ना। इम्ब्रेसमेंट मीन होता क्या है दोस्तों, तो घबराहट या उलझन। यानी इसमें गलत क्या हुआ बताइए, तो आप देखेंगे IMBASSSMENT, पूरे के पूरे ये क्या है दोस्तों, हमारा स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है। तो इम्ब्रेसमेंट क्या हो जाएगी, हमारी स्पेलिंग है सही है, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड खोजना था तो हमने करेक्ट खोजा, तो राइट आंसर हमारा ए बनेगा। अगला है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच द वर्ड ऑफ आई मच टू बी ऑफ। तो ऑफ क्या है यहाँ पे हमें फाइंड करके बताना है, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का। इस बात में जो ऑफ जो है ना दोस्तों, यह क्या एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है बताइए, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, करेक्ट आंसर बनेगा बी। यहाँ पे आपका काम जो है आप खुद करो, यह शुद्ध वाक्य होगा, है ना। अपना काम आप खुद करो, इसका शुद्ध वाक्य यह होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला देखिएगा, कह रहा व्यक्ति एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समिष्ट है, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइएगा, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समिष्ट है, क्या है बताइए, तो यह है गत्यात्मक अस्मिष्ट है, करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर डी, गत्यात्मक। मनुष्य का व्यक्तित्व समय के साथ जो है परिस्थिति के अनुरूप जो है क्या होता है, गत्यात्मक होती है, मतलब बदलती है। अब देखिए, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताना है, मतलब कबूतर का पर्यायवाची बताना है आपको, क्या बनेगा, तो कबूतर का होगा कपोत, क्या बनेगा, कपोत, आंसर बनेगा डी। वैसे कबूतर के और सारे होते हैं, परावत होता है, जैसे परावत होता है ना, पंडुक होता है, परेवा होता है, कलध्वनि होता है, रक्त लोचन होता है, ये सब होता है कबूतर का। अगला देखिएगा, कह रहा है कर्म के तत्पर रहने वाला, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा क्या, जो कर्म में तत्पर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कर्मठ, आंसर बनेगा ये, कर्मठ कहते हैं। जिसके लंबे लंबे क्या होते हैं, बिखरे हुए बाल हो के लिए शब्द कैसा आएगा, झबरा आएगा। और बोझ लादने वाले छोटा घोड़ा क्या कहते हैं, टट्टू कहलाता है, क्या कहलाता है, टट्टू। वह वस्तु जिससे वान रखे जाते हैं उसके लिए शब्द क्या होगा, तो तूड़ीन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तूनीन, तूनीर। अगला देखिए, अष्ट धातु में कौन सा समास है बताइएगा, अष्ट धातु में द्विगु समास है, कौन है, द्विगु समास है। द्विगु समास का जो है प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक, और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण जैसे चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज, चतुर्वेदी, है ना, दोपहर, ये सब है द्विगु समास का उदाहरण। इनमें से कौन सा रचना सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है, कौन नहीं है, तो आप देखेंगे कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता तो किनकी है फिर, यह कुकुरमुत्ता पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ना, नहीं तो बाकी सभी जो है यह सुमित्रानंद पंत जी की है रचना। अगला देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य का है, सरल वाक्य का कौन सा है बताइए, तो राम जो है वनवास गए, ये सरल वाक्य का है, आंसर बनेगा यहाँ पे बी। दिए गए किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है, बताइए किसमें सकर्मक क्रिया है, तो राहुल ने केला खाया, इसमें सकर्मक क्रिया है, आंसर ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और 2 को हमें मिलाना है, तो आइए हम लोग मैच करते हैं सूची 1 और 2 को। तो देखिएगा, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग जो है यह क्या है, तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य संबंध के बीच में है। सी रंगराजन समिति, यह क्या है, तो सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। और पारेख समिति क्या है, तो पारेख समिति जो है यह करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और नर्सिंग समिति तो यह बैंकिंग क्षेत्र सेवा सुविधा से है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, तो आप देखोगे 1 का 3, 1 का 3 बस एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, यह कानून के समक्ष समानता जो है यह किस देश से लिया गया है, अनुच्छेद जो 14 में है हमारे, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए बनेगा, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। यहाँ से बहुत चीजें लिया गया है, जैसे आपको बताते हैं
संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति और विधिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, प्रशासनिक ढांचा। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार पहला, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और फ्रांस से सुनिए, फ्रांस से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और यूएसएस से समझिए मतलब कि जो पहले रूस का नाम था, रूस से क्या क्या लिए गए? मूल्य कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। और जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। देखिए अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो आंसर बनेगा पंचायत समिति के सदस्य। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों के तीनों स्तरों का जो प्रावधान कुछ राज्यों में 4 स्तर भी है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहां पंचायत 3 स्तर कार्य करती है, और जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है उन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इनकी जो पद का ये होता है समय सीमा कितने दिनों का होता है? 5 सालों का होता है। इनको शपथ को कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और किस आर्टिकल में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति पद होगा? तो ये आर्टिकल 63 में है। और चुनाव किस में होगा उपराष्ट्रपति का? तो आर्टिकल 66 में, मतलब अनुच्छेद 66 में। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट जो है अभी वर्तमान में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है बताना है आपको। तो आंसर बनेगा न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन है। आंसर ए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या? न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है ना। यह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है यह भी याद रखें। तो 3 फरवरी को 1916 की स्थापना होती है। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्बर थे। जस्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, सर एडवर्ड मेनार्ड सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैमियर, ये इनका नाम था। तो इतना बड़ा इनका नाम था जो फर्स्ट पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सर एडवर्ड मेनाई डेस चैमियर है ना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ कब? WTO में कब सम्मिलित हुआ भारत? तो WTO बना 1995 में, ये याद रखें। पहले सबसे पहले बना WTO कब? 1995 में। भारत कब जुड़ा इससे? 1995 में ही जुटा। आंसर बनेगा डी। जब बना ये WTO तभी 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164। और 164वां देश कौन है? तो अफगानिस्तान है ना। WTO की स्थापना जो है यह किसके मतलब किसको हटा करके हुआ? मतलब पहले जो था WTO नहीं था, तो वो क्या था? तो पहले था GATT, गैट था है ना। गैट को हटा करके ये 1995 में WTO किया गया। तो गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड के सदस्य जो है 8 व्यापार वार्ताएं हुई, जिसके 8वें दौरे में WTO का अस्तित्व में आया था है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है संशोधित मूल्य वर्धित कर जो MOD वैट है, MOD वैट संबंधित है, किससे संबंधित है?
तो आंसर बनेगा उत्पाद कर से। किससे है? उत्पाद कर से है 1976 में। कब? 1976 में एल के झा समिति का गठन किया गया था, जिसने भारत में वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने की सिफारिश की थी, परंतु राज्य के बीच सहमति न बन पाने के कारण जो है वैट लागू नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो यह कौन बनाता है, प्रकाशित करता है? विश्व बैंक समूह बनाता है। आंसर बनेगा बी। कौन बनाता है? विश्व बैंक समूह। वर्ल्ड बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया था सबसे पहले, यह कब किया था? तो 1978 में किया था। सबसे पहले जारी किया था कब? 1978 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब? कब हुई थी जारी? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, 6 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1948 को जारी हुआ था। भारत की पहली औद्योगिक नीति एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? बताइए, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान जैनुल आब्दीन था। क्या नाम था उसका? सुल्तान जैनुल आब्दीन था। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। जैनुल आब्दीन को महाभारत और राजतरंगिणी की फारसी में जो है अनुवाद करवाया है। जैनुल आब्दीन जो है महाभारत और राजतरंगिणी को किस भाषा में? फारसी में अनुवाद कराया। और सुल्तान जो जैनुल आब्दीन को उसकी धार्मिक सहिष्णुता के नीति एवं जन कल्याणकारी कार्यों के कारण जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उन्होंने जजिया कर एवं गोवध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मध्यकालीन में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? क्यों लागू किया गया था? तो यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए लागू किया गया था। आंसर बनेगा बी। मनसब एक जो है अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? पद नाम है कि प्रतिष्ठा और हैसियत से लगाया जाता है ना। मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोलों के सैनिक संगठन के दशमलव पद्धति पर आधारित है। अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन के कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए अपनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन कौन किए थे? तो आंसर बनेगा क्या? राइट आंसर डी, शिवाजी किए थे। कौन किए थे? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा अष्टप्रधान में प्रमुख था। राजा के बाद का स्थान जो है पेशवा का होता था। अष्टप्रधान की भूमिका सलाहकार की होती थी और छत्रपति अष्टप्रधान की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अगला देखिए, क्या दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? वो कौन थे? जो दिल्ली के सुल्तान थे वो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाए थे, तो उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। आंसर बनेगा FST, इनको भी शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक जो निर्माण के अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु एक विस्तृत योजना बनाई और इतिहास में पहली बार राज्य की ओर से सिंचाई की सुविधा देने वाला राज्य का कर्तव्य माना गया। अगला देखिएगा, तो किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? इस ऑप्शन में बताना है आपको किसका है सबसे ज्यादा। तो आप देखोगे बोरान का सबसे ज्यादा है इस ऑप्शन में, क्योंकि ये तो गैसी है, ग्रेफाइट की उतनी होती नहीं, आयोडीन की होती नहीं होती, तो सबसे ज्यादा किसकी है? बोरान की है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। अधातु में सबसे अधिक घनत्व जो है बोरान का है, क्योंकि ये सभी क्या है? अधातु है। अब देखिए बोरान की परमाणु संख्या क्या होती है? 5 होती है। यह 13वें वर्ग का तत्व है। अब देखेंगे आप, मतलब पूरे तत्वों में, पूरे जो एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी वाला कौन है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है तत्व? तो डी ब्लॉक तत्व है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन है? Fe, जो लोहा आपको पता है सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होता है। उसके बाद कौन आता है S ब्लॉक में? जो कैल्शियम है। और उसके बाद उभयधर्मी या उपधातु आता है सिलिकॉन। उसके बाद सबसे हल्का ठोस धातु लिथियम। और सबसे विषैली तत्व कौन है? Pu। उसका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Pu। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में समूह दूसरा के ए में तत्वों को क्या कहा जाता है? दूसरा का ए जो है आवर्त सारणी में, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। आपको पता है टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 और वर्गों की संख्या 18 है ना।
तो इसमें आपको बताना है कि समूह के जो 2A के तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग अल्काइन अर्थ धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन अर्थ धातुएं कहते हैं। इनके जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों विन्यास जो होते हैं वो कितने होते हैं? S2 होता है ना। ये धातुएं जो होती है मृदा के समान कठोर होती है, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा भी कहा जाता है। जैसे आप खुद देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, ये सभी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कीटीन का कौन सा क्रियाशील समूह है, बताइएगा। कीटोन का जो है कौन सा क्रियाशील समूह है कीटोन का? तो करेक्ट आंसर आप देखोगे, राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये कीटोन का जो है एक क्रियाशील समूह है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये फॉर्मेशन जो है ये किसकी है, बताइए किसकी है। आप देखो कीटोन जो होता है ऐसे भी लिख सकते हैं, कीटोन को हम लोग जो आर, यहाँ आर जो है से सी और इक्वल हो, यह भी कीटोन ही है। ओके, और यह भी क्या है दोस्तों? तो यह क्रियाशील समूह है कीटोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या है कि वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, किस प्रकार करता है बताइए। तो आंसर बनेगा दाब निम्न तथा ताप जो होता है उच्च होता है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी होगा। निम्न अणुओं में से किसमें सहसंयोजी बंधन है, किसमें सहसंयोजी बंधन है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, C6H6। क्या है? बेंजीन इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला देखिए, HCl, HI और HBr और HF अम्लों क्या उनकी जो बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम क्या होगा, ये हमें बतानी होगी। क्या होगी सही क्रम? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर, राइट आंसर इसकी सी बनेगी। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण क्षमता होती है F से I तक क्या होती है? घटता है। यहाँ जो है हैलाइड आयनों के अम्लीय क्षमता को बढ़ता क्रम होगा, है ना। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है। और सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व क्लोरीन का होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है, आपको बताना है। देखिए इसमें कौन सही संतुलित समीकरण है। Fe+H2O ये बनाएगा Fe3O4+H2। एकदम हूबहू आप देखोगे दोस्तों तो ये क्लास 10th है ना, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री की बुक है फर्स्ट चैप्टर में ही आपको हूबहू एकदम से मिलेगी, यही एकदम से इक्वेशन है ना। तो आपको यदि पढ़े होंगे क्लास 10th में ये सही ढंग से, यदि आपको आती होगी इक्वेशन को बैलेंस करने तो आप बता पाओगे। तो देखिए इसका जो है बैलेंस कौन है, तो आप देखोगे करेक्ट आंसर इसका, फिर राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। क्यों बनेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ एफ ही 3 था तो इसको 3 करना होगा। अब देखिए H2 यहाँ पे 2 है तो 2 है, ठीक है। O जो है यहाँ पे अकेले, लेकिन यहाँ 4 है तो इसे हमें 4 करना होगा। अब देखिए जब ये 4 हो गया हमारे पास तो हमें O भी तो अब 4 हो गया, अब H भी कितना चाहिए? 4। तो H को क्या करना होगा? 2 से मल्टीपल, है ना। क्यों? 4 2 जा 8, 8 हो गया, यानी इसे भी करना होगा हमें 4 से मल्टीपल। 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा डी। अगला देखिए, कह रहा है धातुएं प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होती है। धातुएं जो होती है प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है, बताइए कौन करता है। तो आप देखोगे करेक्ट आंसर डी। धातुएं जो होती है धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? त्यागती हैं। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला देखिएगा, तो कह रहा है क्या कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी जो है शैलित वलय संरचना होती है जो सॉकर बल के दृश्य होता है, किसका होता है बताइए। तो आंसर देखोगे आप C60 फ्लोरीन का। किसका होता है? C60 फ्लोरीन का। जो पिंजरी जैसी जो है, पिंजरे जैसी संलीय वलय संरचना होती है जो सॉकर बल के सदृश होती है। कार्बन के अपरूप आपको पता है बहुत सारे होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, है ना, फ्लोरीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 23,500 और दुकानदार ने इसे कितना? 20,915 में बेचा। दुकानदार द्वारा जारी की जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है, हमें बताना है। तो देखिए वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 23,500। विक्रय मूल्य कितना है? 20,915 है। छूट कितना हो जाए? दोनों में से घटा लीजिए, जो ज्यादा है 23,000 में से 20,000 घटाइए, कितना आगे? तो आपका आ जाएगा 2585 रुपये। ठीक है,
किस पे हो रहा है? तो 23,500 पे। 23,500 गुने करेंगे किससे? 100 से। 20 से 20 कैंसिल, ये काटिए। 235 से ये कटेगा कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में। यानी कितना परसेंट का हमें छूट प्राप्त हुआ? 11%। अगला देखिए, कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का जो है 15% है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलिए संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। पहले तो हमें क्या करना होगा? बड़ी संख्या को कुछ मानना होगा और छोटी संख्या कोई भी अल्फाबेट आप ले लो। चलो हम लोग लेते हैं ए और बी को, ठीक है। बड़ी संख्या जो है हमारा ए है और छोटी संख्या हमने बी को ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों का अंतर, ए माइनस बी का अंतर जो है वह किसके इक्वल है? दोनों को ये योग के 15% है। दोनों का योग का जो है 15% है। तो 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 से 20 टाइम में। और ये 20 से इधर मल्टीपल, 3 से ये हो जाएगा मल्टीपल। तो करिए 20 सीधे 20 माइनस बी, और ये हो जाएगा कितना? 3 इंटू ए प्लस बी, यही होगा ना। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 20a माइनस 20b होगा। 20a माइनस 20b होगा इक्वल 3a और प्लस 3b होगा ना। तो अब देखो एक एक तरफ a को कर लो, एक तरफ b को कर लो। अब देखो b को हम इधर भेजते हैं और a को इधर लाते हैं। तो 20 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 17a, ठीक है। और ये 20 इधर जाके जुड़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 23b। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया? 17a इक्वल 23b, है ना। तो a बाई बी, यही तो रेशियो ही तो फाइंड करना है ना। 23/17 यानी रेशियो कितना आ गया? 23/17। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 23/17। अगला प्रश्न देखिएगा, 23/17 बिल्कुल करेक्ट हम लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो हमें क्या बतानी थी इसमें? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। छोटी, पहले छोटी वाली तो 17 ऊपर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे, थोड़ी सी गलत हो गई। तो आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर डी होगा ऑप्शन, क्योंकि बोल रहा है पहले छोटी, तो छोटी वाली तो 17 आई है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर जो है 4,335 रुपये बचते हैं। तो वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम वास्तविक मूल्य को कितना मान लें? एक्स मान लें। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। वास्तविक मूल्य हमारा एक्स, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है कह रहा है पहले क्या 15% घट रहा है, तो घट रहा है यानी 85/100, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 25% फिर घट रहा है, तो फिर घटा दीजिए यानी 75/100। तब कितना हो जा रहा है? तो 4,335 हो जा रहा है। तो काटी 25 तिया 75, 25 चौका 100, और कटेगा क्या? काटी इसको, ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और कैरी 1, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये काटिए 20 टाइम्स में 5 से, और ये 17 टाइम्स में 17 से। ये काटिए इसको, कटेगी 17 से, कटेगी बिल्कुल, काटिए 17 से। तो टोटल काटिएगा तो आपके साथ आ जाएंगे 6,800, है ना। कैलकुलेट करोगे तो 6,800, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा डी। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया? वास्तविक मूल्य 6800 रुपया। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। दूध और पानी का अनुपात जो है 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। चलिए इसे हम बनाते हैं, आप भी बनाने की कोशिश करिए, यदि बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मिश्रण में जो है दूध की मात्रा पहले हम लोग फाइंड करें। टोटल कितना है? मिश्रण 60 है, टोटल वैल्यू कितना है? 5 है। और किसे हमें पहले निकालना है? पहले दूध का, तो दूध क्या है? 2 है। काटिए इसको, 12, 12 दूना 24, 24 लीटर क्या निकल गया? दूध। तो पानी कितना निकलेगा? ये तो मिल्क निकला। अब पानी को निकालिए, तो 60 में से यदि 24 निकल गया तो बच कितना गया? 36 ही बच गया ना। तो 36 लीटर क्या बच गया? पानी। आप देख रहे हैं ना कि दूध में पानी की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। 24 लीटर दूध है, उसमें 36 लीटर पानी डाला जाता है। दूध और पानी के अनुपात जो है 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी को मिलाया जाना चाहिए, और कितना पानी की मात्रा मिलाया जाए ताकि दूध का और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो देखिए जो हम मान लेते हैं क्या कि पानी का मात्रा मिलाए गए हम लोग x लीटर। चलिए तो 24 तो टोटल है,
किसका, दूध का, और 36 लीटर है पानी, इसी में ना और मिला रहा है, तो कितना हो जा रहा है 1:2 के रेशियो में। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 24 दूना 48 हो जाएगा, इक्वल 36 और प्लस x हो जाएगा। तो ये 36 को घटा दीजिए इधर, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 36 में से 48 गया तो 12, यानी x का वैल्यू x। तो कितना और उसमें पानी मिलाना चाहिए, तो और 12 लीटर। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 18, 24, 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 18, 24, 25 का पहले एलसीएम आपको आता है, बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तो एलसीएम आप निकालोगे ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1800, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक 1800। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1, और यहाँ पे कितना जीरो, तो 5 जीरो, 4 1 5 है ना, 5 जीरो हमने लगाया, तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब बस इसी को डिवाइड कर देना है, किससे, तो इस 1800 से, इसको 1800 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम क्या करना है हमें, तो 1800 में से घटा देना है। तो अब इसे डिवाइड करोगे ना, तो 1000 रिमाइंडर आएगा, 1000 जो रिमाइंडर आएगा, तो 10,000 जो हमारा कितना है 1,00,000 प्लस 1800 में से 1000 घटा दिए 800, तो 1,00,000 में 800 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1,08,000, यानी आंसर जो होगा, और वो सभी का ऐड कर देना है, 1,00,000 जो होगी 1,08,000, इसका ऐड करके बताना है, तो 8 1 9, यानी आंसर कितना बन जाएगा, राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत ही आसानी से बना पाइएगा इसे। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी और बाई सीपी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 38/34 ये हो सकता है। तो देखिए एसपी कितना है 38 है, और खरीदे कितने थे 34 में, तो कितना रुपए का लाभ हो रहा है, 4 रुपए का। किस पे लाभ हो रहा है, सीपी पे, 34 पे, गुने 100 कर दीजिए, काटिए इसको 2 से, और ये 17, यानी कितना आ गया 200/17, 200/17। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे होल में आप ब्रेक कर सकते हैं, तो कितने टाइम्स में होगा, आप 17 को डिवाइड करोगे तो पहले 1 टाइम्स में, तो 3 आएगा, ठीक है, और 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, नहीं एक ही टाइम में फिर से रखेंगे, क्यों, क्योंकि 17 टू द 34 हो जाता है, तो एक ही टाइम में फिर से रखेंगे 17, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये बच जाएगा आपका 1 13, यानी ऑप्शन नंबर सीधे दिख रहा है आपका 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे, यदि साइन थीटा इंटू साइन 45 का वैल्यू दे रखा है साइन 30, और थीटा एक न्यूनकोण है ना, मतलब कि 90 से कम है, तो 2 थीटा का मान किसके बराबर होगा, ये हमें बताना होगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, यहीं पे बनाते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू होता है 1/√2, ओके, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप यहाँ पे मल्टीपल में है थीटा, ठीक, अब मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड में चल जाएगा, √2/1 होगा। तो ये 1/2 को हम लोग √2 गुने √2 लिख सकते हैं, और गुने √2/1, एक से एक कैंसिल, यानी क्या आ गया हमारा 1/√2, यानी 1/√2 किसका वैल्यू है, 45 का वैल्यू। तो हमें निकालना है 2 × 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि बिंदु दिया हुआ है 1 3 -3 0, और 0 -4 4 और -1, इसके जो है शीर्ष हैं, ये बताना है आपके किसके शीर्ष हैं। तो 4 को दिया है, यानी सीधे से आप समझिए, या तो आयत या तो वर्ग, ये तो कंफर्म है, समचतुर्भुज आयत वर्ग, ये इनमें से कोई तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। आइए हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, इससे हमारा बन क्या रहा है, वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि समचतुर्भुज बन रहा है। तो पहले जो दिया है हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए कितना दिया है 1 और 3, ठीक है, और बी आप देखोगे तो -3 और 0 है ना, यही है ना, और सी देखोगे आप तो 0 और -4 है, और डी देखोगे आप 4 -1 है, ये है। अब देखो ए बी का वैल्यू निकालोगे, मतलब ए बी की दूरी जो निकालोगे वो कितनी होगी, तो ए बी का होल स्क्वायर जो होती है, या फिर ए बी √, आप ऐसे लिख सकते हैं x2 - x1 की होल स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये होती है ए बी के बीच की दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे फर्स्ट मतलब एक तरह से कई फार्मूला होता है। और ओरिजिन निकालने का मतलब कि जो ओरिजिन होता है ये जीरो वाला, इसका यदि निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है बस। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या है कि एक्स टू किसे बोलेंगे, तो ये वाले को बोलेंगे। तीन पहले से है माइनस माइनस थ्री माइनस x1 क्या है 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 जीरो में से हमें क्या y1 घटाना है 3 को और इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 और ये कितना हो जाएगा -3। एक है 4 का होल स्क्वायर, एक है -3 का होल स्क्वायर। एक है 4 का होल स्क्वायर, एक है -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। 16 9 कितना होता है 25 यानी 5। तो ए बी की वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू हमारा आ गया 5 यूनिट, ये याद रखें। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग बी सी वाला। ठीक है, तो चलिए बी सी का निकालते हैं। सेम बी सी का भी वैल्यू वैसे ही फाइंड करना होगा आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप निकालोगे तो बी सी का भी वैल्यू 5 यूनिट आएगा। ठीक है, आप निकालोगे बी सी का 5 यूनिट और फिर निकालेंगे हम लोग क्या सी डी का, तो सी डी का भी 5 यूनिट आएगा। फिर निकालेंगे डी ए का, तो इसका भी 5 यूनिट आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये चारों भुजाओं का जो दूरी आया है वो 5 आया है। इसे सीधे से आप क्या कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं इक्वल होती है वो वर्ग कहलाता है। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या हमारे यहाँ पे कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का का लक्ष्य था। क्या उनका लक्ष्य था, तो उनका लक्ष्य था कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। आंसर बनेगा डी। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा और राजस्व जैसे शब्दों का जो है प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने कहे थे, विदेशी राज्य कितने भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेश राज्य का स्थान बराबरी नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 से लेकर 7 तक भारत में अखिल भारतीय स्तर का जो है प्रथम आंदोलन था यह। अगला प्रश्न देखिए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। आंसर बनेगा करेक्ट बी। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात के क्षेत्र में एक किसान आंदोलन था। बारदोली की जो महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी और आंदोलन के शुरू नेतृत्व में बारदोली जो तालुका के मेहता जो है बंधुओं ने किया था। ग्रामीण संगठन के प्रति जो है विशिष्ट गांधीवाद दृष्टिकोण से प्रभावित पहले महत्वपूर्ण आंदोलन 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? कब किया गया था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, 1885 ईस्वी में। कब? 1885 में। 1885 बोला, 1875 में। 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है 5500 कंपनी सूचीबद्ध है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक जो है सेंसेक्स है। एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। फिरवानी समिति की रिपोर्ट, एनएसई की स्थापना कब होती है? 1992 में होता है ना। एनएसई अप्रैल 1993 में कार्य करना शुरू कर देता है। अगला है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? 1952 से शुरू हुआ है। किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर बनेगा विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। आंसर डी होगा। 1952 से शुरू किया जाता है। इस पुरस्कार को प्रथम मतलब करने का श्रेय जो है प्रथम कौन इनको प्राप्त करते हैं? श्रेय जो है उनको कौन है? कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक को दिया गया था। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक को। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के लोकप्रिय हेतु असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजेले हैं अभी वर्तमान में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? बताइएगा, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, 1948 में हुआ। 4 फरवरी 1923 को श्रीलंका ने अपना 75वां वर्षगांठ मनाया। कितना? 75वां वर्षगांठ मनाया है। 4 फरवरी को उसका मतलब स्वतंत्रता दिवस है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं, इनका नाम है राष्ट्रपति जी। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। आर्टिकल किसके तहत? तो आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? कितने दिनों के अंदर? तो आंसर बनेगा राइट आंसर है 75 दिनों के भीतर जो है पारित किया जाना चाहिए। विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक का परिभाषा किसमें है? 110 में है। अनुच्छेद 109 में क्या है कि धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंध और वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित के लिए लौटा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? कौन नहीं है संघ सूची का? तो आंसर देखोगे राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी। डी ऑप्शन होगा शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। 1976 से पहले शिक्षा जो था वो किस में था? राज्य सूची में था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को कहाँ लेके आया गया? समवर्ती सूची में लेके आ गया है ना। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। समवर्ती विषय पर कानून बनाने जो समवर्ती विषय पर बनाए गए कानून पर मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावशाली होगा। शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 में लाया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो आंसर देखोगे, जवाहरलाल नेहरू जो थे मार्क्स और गांधी एंड सोशलिस्ट, यही नहीं है सम्मिलित। नहीं तो राम मनोहर लोहिया विल टू पावर है, M.K. गांधी हिंद स्वराज है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के द्वारा लिखा गया इन्हीं को, है ना। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट ए बन जाएगा। देखिए जो मार्क्स गांधी एंड सोशलिस्ट पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अमिताभ भट्ट है। कौन है? अमिताभ भट्ट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये सब है जवाहरलाल नेहरू जी की, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कौन दिए थे? वह दिए थे कॉल्डोर ने। कौन दिए थे? कॉल्डोर। कब दिए थे? तो 1860 में पहली बार आयकर जो है 1860 में लगाई गई थी। भारत में प्रथम बार बजट जो है 18 फरवरी 1860 को ही पारित किया गया था। भारत में पहली बार सेवा कर 1994 से 95 में लागू किया गया था। भारत में GST कब आया? 1 जुलाई 2017 को। भारत में सर्वप्रथम जो है भू राजस्व उत्तर वैदिक काल में लिया गया था। और प्राचीन भारत में देखेंगे तो भू राजस्व का वो जो है भाग कहा जाता था। आपको पता है कि GST लागू करने वाला भारत कैमा देश है? तो भारत जो है 161वां देश है। इससे पहले 160 देशों ने GST में लगा चुके हैं GST, है ना। 161वां देश बना भारत 1 जुलाई 2017 को। और सबसे प्रथम देश कौन है? तो सबसे प्रथम देश जो है फ्रांस है GST लाने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा आबादी वाला बताइए। तो आंसर बनेगा बी, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला है। और घनत्व में पूछा जाए तब क्या आएगा? घनत्व में बिहार आएगा, है ना, सबसे ज्यादा। कितना है? तो 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला बताइए कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना जो है की अवधि कब से कब तक रही? कब से कब तक रही? तो यह 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय रही। और छठी पंचवर्षीय योजना जो है यह नेहरू मॉडल के अंत माना जाता था, है ना, अंत माना जाता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। अगला देखिए कि भारत में किस रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? भारत में जो है किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा सी बनेगा, 2017 में मिला दिया गया था। आम बजट से रेल बजट को कब अलग किया गया था? तो 1924 में। याद रखें 1924 से 25 में अलग किया गया था। और फिर से जोर कब दिया गया? तो आम बजट को रेल बजट में विलय कर दिया गया 21 सितंबर 2016। मतलब 17 में जो मिला वो बजट दोनों कोलैब करके पेश किया गया था।
देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काम किया जाता है? कौन सा काम किया जाता है? तो वह काम है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा डी बनेगा। भ्रूण का पोषण जो है जरायु यानी कॉर्निक और एमिनियान और अपरा द्वारा क्या होता है, इसको किया जाता है। और भ्रूण को जो है 3 जेनेटिक स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? बताइए किसके रूप में होता है? तो आंसर बनेगा आपका सी, भ्रूण के रूप में होता है ना। जयांग जो होता है पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। यह जो है अंडों से निर्मित होता है। वर्तिका जो है अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है। बीजांड क्या होता है? साधारणतः अंडाकार होता है। और पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर अंग होता है। नारियल में जो है भ्रूण पोष भाग जो है खाने योग्य भाग होता है। और लीची में एरिल, है ना। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों में मोड़ा जा सकता है? हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? कौन सा है इसमें बताइए? तो इसमें है उपस्थियां। क्या है इसमें? उपस्थियां। आंसर बनेगा डी, ऑप्शन सी बनेगा इसमें। उपस्थि जो होती है ऊतक का जो है मैट्रिक्स जो है क्या होता है? लसलसा होता है। इससे बहुत ही पतले और महीन जो है कोलेजन तंतु, कोलेजन जो फाइबर्स जो होते हैं, है ना, इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से होती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोड्रीन कहते हैं, है ना। इससे जो सेल रहती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। अगला है कि कौन सा ऊतक हमारे मुंह का आंतरिक अस्तर को बनाता है? कौन है बनाता है जो? तो आंसर बनेगा आपका सी, सरल स्क्वैम्स एपिथेलियम। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, हल्की या फिर सालकाम जो है एपिथेलियम। ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी क्या होते हैं? चपटे होते हैं। इस प्रकार ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चिपटी ईंटे की तरह दिखाई देती है। अगला है स्वैच्छिक मांसपेशियां निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती है? स्वैच्छिक मतलब समझते हैं अपने मन से करने वाली। सब हमारा जो हृदय है दोस्तों वो क्या है? उस पर हम लोग का कंट्रोल है नहीं। वो स्वैच्छिक मतलब अपने से, जैसे छींक वगैरह आता है तो क्या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक आती है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? हाँ, स्वैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी स्वेच्छा से का, और अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमने अभी एग्जाम्पल बताया, ये स्वैच्छिक मतलब हमारी स्वेच्छा के अनुसार काम करती है। वो है हाथ, है ना। कि हम जब चाहेंगे तभी हाथ से कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। फेफड़ा, हृदय, जिगर ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं मांसपेशियां हैं। अगला देखिए, छींक वगैरह भी अनैच्छिक मांसपेशियां आती हैं। नलिकाएं जिसे हम लोग वेसल्स कहते हैं, इसमें जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन है? इसमें बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा आवृत्ति बीजी। क्या है? आवृत्ति बीजी है। यह अंगों में उत्पन्न जो होती है, यह आवृत्ति बीजी जो होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। और यह उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है। ब्रायोफाइटा पता है आपको? ब्रायोफाइटा पौधे में संवहन ऊतक का अभाव होता है ना। और ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? कौन है बताइए? तो आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर आर्थ्रोपोडा होगा। करेक्ट आंसर सी। इसलिए हमने इसमें डिस्कस नहीं किया था, जैसे ब्रायोफाइटा वगैरह का डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने इसलिए नहीं करा था 77 में। 78 में आर्थ्रोपोडा आ ही गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा विशाल समूह वाला आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो यान्सी बोल्ट। कौन किए थे? यान्सी बोल्ट। याद रखिए कौन? यान्सी बोल्ट। यान्सी बोल्ट बोल्ट किए थे, यान्सी बोल्ट किए थे, ठीक है। ऑर्थोपोडा शब्द का प्रयोग कौन किए थे सर्वप्रथम? तो यान्सी बोल्ट किए थे। और इस संघ में लगभग 10 लाख जंतु हैं जो पर्वत की ऊंचाई से लेकर के 8 किलोमीटर जल की गहराई समुद्र तक में पाई जाती है। इसका शरीर जो क्या होता है? खंडयुक्त तथा त्रिस्तरीय होता है। इसका हृदय जो होता है लंबा और संकुचन जो है संकुचनशील हो रहता है। और इसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है ना। मोलस्का संघ जो है यह जीवों में श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है।
एनिलिडा संघ जो होती है यह जीवों का एक लिंगी तथा उभय लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और अश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो कितना होता है बताइए। अंतःश्वसित मतलब जो अंदर ले जाता है वह 21% और उच्छ्वसी वह 16% होता है ना। अंदर ले गई नाइट्रोजन कितना प्रतिशत रहता है 79, ऑक्सीजन 21, और बाहर निकाला जाता है नाइट्रोजन सेम उतना ही निकाला लेकिन ऑक्सीजन मात्र 16% निकाला जाता है, ठीक है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं हम लोग 0.03%, लेकिन निकालते कितना है तो 4% निकालते हैं। सांस द्वारा लगभग जो है 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी, गर्भाशय स्तर जो है सेड है, गर्भाशय स्तर सेड है यहाँ पे। अगला देखिएगा, कह रहा है कि हमारा कि बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। दिया हुआ है 1 2 है ना, 4 6 के बीच की दूरी। जस्ट हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन इसी में सॉल्व करा था, तो आपको बताए थे क्या ए बी के बीच की दूरी, जैसे वर्ग जो निकला है बताए थे ना कि √x2 - x1 की होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। बस इसी पे रखिए, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। x2 कौन है, x2 4 है, माइनस x1 कौन है 1 है, का होल स्क्वायर करिए, मतलब 3 का सीधे होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस y2 क्या है 6 और y1 क्या है 2, तो 6 में से 2 गया यानी 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 यूनिट, यानी आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 का 50वां पद हमें बताना है कि क्या होगा। 85वां पद हमें बताना है, इसमें क्या होगा। देखिए समानांतर श्रेणी में हम लोग देख लिए क्या है कि ए दिया है 3, डी निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा डिफरेंस। 50वां पद मतलब एन दिया है 50, हमें निकालना है टी एन कितना होगा। तो टी एन का फॉर्मूला होता है क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू कितना है 50, 50 में से एक जाएगा 49 गुने 5, 45 का 5, 20 और 4 24 और प्लस 3 यानी 300 कितना हो जाएगा 48, 45 और 3 48, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या इसमें कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना है 8√2 है, तो एक दूसरे वर्ग के विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है 3 गुना है, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले जो दिया है उसे हम लोग निकालते हैं। क्या होता है वर्ग का विकर्ण, तो √2 गुने भुजा होता है, ए रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे दिया है 8√2, तो √2 से √2 यानी ए की वैल्यू कितना आ गया 8, यानी इसका क्षेत्रफल निकल कितना जाएगा पहले वाला का 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो क्षेत्रफल अभी इतना है, इसका 3 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 12 और 18 और 19, 192 जो दिया हुआ है हमारे पास 192 नए वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 192। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भुजा निकाल लेंगे, 192 जो होगा हमारा क्षेत्रफल होगा दूसरे वाला का। तो क्षेत्रफल यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ए स्क्वायर रूट ओवर में डालेंगे इसको, है ना, रूट ओवर में डालेंगे तो 64 गुने 3 ही ना था, तो 64 का क्या होता है 8, 8√3 आ गया ए, मतलब भुजा आ गया नया वाला का। अब इसका विकर्ण क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा होता है, तो कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8√6 हो जाएगा। तो इसका विकर्ण कितना निकल गया 8√6, आंसर नंबर डी बन गया। 4 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग के बीच का जो है 2 संख्याओं का योग जो है 72, योग से जो है 72 अधिक है। यदि संख्याओं का अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 15 अनुपात 19 है तो सबसे छोटी संख्या हमें बताना है कि क्या है। तो चलिए पहले सभी को ऐड करके सीधे कितना कर रहा है 72, सभी को ऐड करिए। यहाँ पे कितना है 6 7 15 19, कितना है 6 + 19 में से कितना 7 + 15, ये सभी एक्स के साथ है, ठीक है, ये सभी एक्स के साथ है, हमने एक्स नहीं इंक्लूड करा क्योंकि रेशियो में आपको पता है रेशियो में एक्स दिया ही जाता है इक्वल 72। कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25x और में से घटेगा ये कितना हो जाएगा 22x, घटाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 3x, यानी x की वैल्यू आप निकाल दोगे
3 से काटो, 3 दूना और 3 चौका, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो सबसे छोटी संख्या हमें निकालना, सबसे छोटी कौन है, 6 वाला। तो 6 को 24 से गुणा करिए, 6 चौका 24 और 12, 12 और 2 14, यानी 144। देखिए आंसर 144 ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन्हीं दो अंकों को जो है परस्पर बदलना है। तो अंकों को नहीं बल्कि आपको क्या बदलना है, दिए गए समीकरण संतुलित करने के लिए किन्हीं दो को परस्पर बदलना है ना। तो आइए परस्पर बदल के देखिए, 14 या 15, मतलब 15 की जगह पे 14, 14 की जगह पे 15, ऐसे करना है। तो कौन सा ऐसा बदलना होगा आपको, तो आपको बता देते हैं, 4 और 8 को बस बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 और 8 को। यहाँ पे 4 लिख दीजिए और यहाँ पे 8 बस बनाइएगा, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, राइट आंसर बी होगा। बताइए यहाँ से 48 से 50, 30 से 3, तो 57 से क्या बनेगा आपका, बताइए क्या बनेगा। 48 से 5, तो 5 नंबर 45 और 3 48 होता है। तो देखिए 5 नंबर 45, 45 और 3 48। सेम यहाँ पे देखिए 9 23 27 और 3 30। तो यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग बताइए, 6 नंबर 54, 54 और 3 57, यानी करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताना है ढोल ताल, ढोल जो है ताल बाद है, तो गिटार क्या है बताइएगा, गिटार क्या है, तो गिटार जो है तत्ववाद है, क्या है गिटार क्या है, तत्ववाद है ना। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी बनेगा। बताइए भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन कमान नहीं है, कौन सी कमान नहीं है बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, उत्तरी वायु कमान, आंसर ए बनेगा। उत्तरी वायु कमान नहीं है ना, तो पश्चिमी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और दक्षिण पश्चिम का क्या है, दक्षिण पश्चिम का वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। और मध्य वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज में है। और इसका स्थापना कब होता है, 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। और वायुसेना के कुल जो है 7 कमान है यहाँ पे भारत में। और आपको बता दें इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं हम लोग। पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए। तो सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल तापमान की गिरावट की दर जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना। और सभी वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ता है। मध्य मंडल जो है 60 से 80 किलोमीटर तक होता है। 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल होती है। और आयन मंडल रेडियो संचारण के लिए जो है आदर्श मंडल माना जाता है। अगला देखिए, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है डैश कहते हैं, उसे क्या कहेंगे बताइए। तो उसे कहते हैं लोक लेखा समिति। क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 आते हैं। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित बांध और उन नदियों के मेल हमें बताना है। तो देखिए फरक्का बांध जो है किस नदी पे है बताइए। फरक्का बांध जो है यह गंगा नदी पे है। टिहरी बांध बताइए, टिहरी बांध किस पे है, भागीरथी पे है। और थीन बताइए, थीन किस पे है, तो रावी नदी पे है। और नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। तो देखिए 1 का 3 कौन है, 1 का 3 बस एक ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर बन जाएगा सी। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि, आंसर बनेगा राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे बता दें कि भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे, तो 1868 में, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आंकलन किया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और सीएसओ की स्थापना कब होती है, 1951 में। और सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनएसओ एक क्या है, विंग के रूप में कार्य करती है। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से प्रति वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के प्रतिपादक जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक है।
मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान याद रखिएगा 134वां, टॉप पे रहा। कौन सबसे ऊपर? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स कौन से देश जो है शामिल हैं ब्रिक्स में, बताइए। तो ब्रिक्स में इसमें शामिल कौन कौन है? देखिए, BRICS, ब्रिक्स है ना। तो ब्रिक्स में आप देखेंगे तो बी से ब्राजील पहले होगा, ठीक है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो आंसर क्या बनेगा? यही है ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए बनेगा, है ना। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। और ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन जो है रूस में योकोतेरिवर्ग में 2009 में किया गया था, है ना, सबसे पहले किया गया था। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के बाद इसका नाम जो है पड़ा था। और 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स जो है कहाँ पे होता है? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया, यूएई को भी शामिल किया गया। कब? तो 1 जनवरी 2024 को। अब जो है ब्रिक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ब्रिक्स प्लस कर दिया, PLUS, है ना। इसे क्या कर दिया? ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है। ब्रिक्स देशों में जो है जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% और वैश्विक GDP में देशों का हिस्सा 30% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है क्या निम्नलिखित जो है सूची 1 और 2 को हम लोग सुमेलित करते हैं। क्या है? ग्लोबल पोजीशन प्रणाली, GPS, यह कौन दिया है? कौन सा देश दिया है? तो यह दिया है GPS जो है अमेरिका का है। किसका है GPS? अमेरिका का है। और कंपास नेविगेशन तो यह चीन का है। किसका है? चीन का। और गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली किसका है? गैलीलियो का। तो आंसर इसका क्या बनेगा? यह होगा यूरोपीय संघ। और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली जो है यह दिया है रूस। यानी आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर, राइट आंसर बी बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023 से 24 में किस देश से अधिक जो है FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है? किस देश से मिला है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, सिंगापुर। किससे मिला है? सिंगापुर से मिला है। और कितना प्राप्त हुआ है? तो 31.55 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या जनवरी से लेकर मार्च 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर बताना है, कितना प्रतिशत है? कितना है बताइए। तो 6.7% है। कितना है? 6.7% है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में है? कहाँ पे है होयसल मंदिर बताइए। तो आंसर बनेगा आपका कर्नाटक में। राइट आंसर सी बनेगा, कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में है। वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और जुलाई 2024 में वर्तमान में कुल 42 विश्व धरोहर कहाँ पे है? भारत में है। अगला क्या है, भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? यह किया गया उत्तराखंड में। आंसर बनेगा डी, उत्तराखंड। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर जो है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर RRB उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। इस बायोस्फीयर पहल का उद्देश्य जो है पार्क के भीतर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करते हुए देसी जो है पेड़ों और तुल्यपात प्राणियों की जो है रक्षा करना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस 2024 में भारतीय दल का मशाल वाहक किसे नियुक्त किया गया है? पेरिस ओलंपिक जो होगा 2024 में, तो इसके भारतीय दल का मशाल वाहक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। आंसर बनेगा डी, अभिनव बिंद्रा। प्रसिद्ध यह क्या है? निशानेबाज है ना। इनका खेल भी याद रखिएगा, निशानेबाज है। और बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाए थे। कब? ओलंपिक 2008 में। कौन? तो अभिनव बिंद्रा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच ओलंपिक खेल जो है फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, पेरिस में। और शरथ कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। मशाल वाहक कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा। और शरथ कमल क्या बने हैं? तो यह बने हैं ध्वजवाहक बने हैं। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में
और कल जो है दोस्तों तो संडे है, संडे को हमने आपको जैसे बताया कि यूनिक पब्लिकेशन भी कराएंगे, तो यूनिक पब्लिकेशन भी कल आपकी होगी और साथ में रुक्मणी पब्लिकेशन भी होगी। ठीक है, चलिए मिलते फिर कल।